हेलो बच्चों, इस वीडियो में हम पढ़ेंगे कि लेखक का जन्म कब और कहाँ हुआ और उसकी मृत्यु कब और कहाँ हुई। इसके साथ साथ हम पाठ की विधा के बारे में भी पढ़ेंगे और अंत में आपको यह भी बताएंगे कि इस बार व्याकरण से कौन से प्रश्न पूछे जाने की सबसे अधिक संभावना है और निबंध से कौन से प्रश्न पूछे जाने की सबसे अधिक संभावना है। तो वीडियो में पूरा बने रहिए और पूरा अंत तक देखिए वीडियो को। तो बच्चों, यहाँ पर सबसे पहले हम गोधूली बुक के गद्य खंड से पाठ का नाम, लेखक का नाम, लेखक का जन्म और लेखक का मृत्यु के साथ साथ यहाँ पर हम पाठ की विधा के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो हमारा सबसे पहला चैप्टर है श्रम विभाजन और जाति प्रथा। ठीक है, तो इस चैप्टर के लेखक का नाम है बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर, यानी कि भीमराव अम्बेडकर साहब ने इस चैप्टर को लिखा है। और उनका जन्म कब हुआ था? तो उनका जन्म हुआ था 14 अप्रैल सन 1891 ईस्वी में मध्य प्रदेश के महू नामक स्थान पर। ठीक है, इनका मृत्यु कब हुआ था? तो इनका मृत्यु हुआ था सन 1956 में। कहाँ हुआ था? तो दिल्ली में हुआ था। ठीक है, 1956 में दिल्ली में इनका मृत्यु हो गया था। इस पाठ की बच्चों विधा क्या है, यानी कि यह पाठ किस आधारित है? तो इस पाठ की बच्चों विधा है निबंध, यानी कि यह जो पाठ है यह एक निबंध है। ठीक है, चलिए अगले चैप्टर की ओर चलते हैं। हमारा अगला चैप्टर है 20 के दांत। क्या है? 20 के दांत। इस कहानी या इस जो चैप्टर है इसके लेखक का नाम क्या है? नलिन बिलोचन शर्मा। नलिन बिलोचन शर्मा साहब ने इस चैप्टर को लिखा है। तो बच्चों, इनका जन्म कब हुआ था? इनका जन्म हुआ था 18 फरवरी 1916 ईस्वी में भद्रघाट पटना में, यानी कि भद्रघाट जो स्थान है पटना में, वहाँ पे इनका जन्म हुआ था। कब हुआ था? तो 18 फरवरी 1916 ईस्वी में हुआ था। इनका मृत्यु कब हुआ था? तो बच्चों, इनका मृत्यु हुआ था 12 सितंबर 1961 ईस्वी में। कहाँ हुआ था यह बात की जानकारी नहीं है। ठीक है, इनका मृत्यु हुआ था 12 सितंबर 1961 ईस्वी में। इनका जो इस चैप्टर का प्रमुख पात्र है वह कौन है? तो बच्चों, इस चैप्टर के प्रमुख पात्र आपने पढ़ा होगा कि सेन साहब है। इस चैप्टर के प्रमुख पात्र खोखा है, मदन है और मदन के पिता गिरधर लाल है। ठीक है, इस चैप्टर के सबसे प्रमुख पात्र इन्हीं चारों में हैं। ठीक है, तो बच्चों इस पाठ की विधा क्या है? तो बच्चों, इस पाठ की विधा क्या है? कहानी है। मतलब कि यह जो पाठ है यह क्या है? कहानी है। आशा करते हो आपको यहाँ तक समझ में आ रहा होगा। ठीक है, चलिए अगले चैप्टर की ओर चलते हैं। हमारा अगला चैप्टर है भारत से हम क्या सीखे। ठीक है, इस चैप्टर के लेखक का नाम है बच्चों मैक्स मुलर, जो कि एक जर्मन लेखक है। तो उन्होंने इस चैप्टर को लिखा है। ठीक है, इस चैप्टर के लेखक कौन है? मैक्स मुलर, जो एक जर्मन लेखक है। इनका जन्म बच्चों 6 दिसंबर 1823 ईस्वी में हुआ था। कहाँ हुआ था? इनका जन्म हुआ था 6 दिसंबर 1823 में। और जब ये जर्मन के लेखक तो इनका जन्म जर्मनी में ही हुआ होगा। ठीक है बच्चों, इनका मृत्यु कब हुआ था? तो इनका मृत्यु हुआ था 28 दिसंबर सन 1900 में इनका मृत्यु हो गया था। कब हुआ था? 28 दिसंबर सन 1900 में। आपको ऐसे ही याद रखना है। ठीक है, इसका जो चैप्टर है इसका विधा क्या है, यानी कि इसका विधा क्या है? तो यह भाषण है। ठीक है, जब मैक्स मुलर साहब भारत से घूमकर अपने देश गए थे जर्मनी, तो उन्होंने यहाँ पे भाषण दिया था कि मेरे भारत जब मैंने घूमा तो वहाँ का कैसा कैसा क्या क्या चीज़ था, उन्होंने भारत के बारे में जर्मनी के लोगों को बताया था। ठीक है, तो बच्चों यहाँ तक आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो हमारा अगला चैप्टर है कि नाखून क्यों बढ़ते हैं। ठीक है, इस चैप्टर से भी बहुत प्रश्न आते हैं, तो इसे अच्छे से याद करना है। ठीक है, तो बच्चों नाखून क्यों बढ़ते हैं, इस चैप्टर के लेखक का नाम है हजारी प्रसाद द्विवेदी। हजारी प्रसाद द्विवेदी साहब ने इस चैप्टर को लिखा है। उनका जन्म कब हुआ था? उनका जन्म हुआ था सन 1907 में। कहाँ कब हुआ था? तो 19 अगस्त सन 1907 में। कहाँ हुआ था? बलिया, उत्तर प्रदेश में, यानी कि उत्तर प्रदेश के बलिया नामक स्थान पर इनका जन्म हुआ था। और इनका मृत्यु कब हुआ था? तो बच्चों इनका मृत्यु हुआ था 19 मई सन 1979 में। ठीक है, 19 मई सन 1979 ईस्वी में दिल्ली में इनका मृत्यु हो गया था। ठीक है, इनका जो चैप्टर का विधा क्या है? तो इस चैप्टर की विधा है ललित निबंध। ठीक है, यह जो चैप्टर है यह क्या है? एक ललित निबंध है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया। चलिए अगले चैप्टर की ओर चलते हैं। अगला चैप्टर है नागरी लिपि। ठीक है, नागरी लिपि के लेखक का नाम क्या है? तो गुणाकर मूले साहब ने नागरी लिपि के चैप्टर को लिखा है। नागरी लिपि जो चैप्टर इसके लेखक है गुणाकर मूले साहब। इनका जन्म बच्चों 3 जनवरी सन 1935 ईस्वी को अमरावती महाराष्ट्र में हुआ था। इनका जन्म कहाँ हुआ था? तो 3 जनवरी 1935 ईस्वी में महाराष्ट्र के अमरावती में हुआ था। ठीक है, याद रखना है। इनका मृत्यु हुआ था 16 अक्टूबर सन 2009 में, यानी कि 2009 में इनका मृत्यु हो गया था 16 अक्टूबर को। ठीक है, इनके जो चैप्टर है इस चैप्टर का विधा क्या है? तो बच्चों इस चैप्टर का विधा क्या है? तो निबंध है। यह चैप्टर क्या है? निबंध है। ठीक है, अच्छे से याद रखना है क्योंकि आपका एग्जाम अब नज़दीक आ गया है। ठीक है, कल परसों से आपका हिंदी का एग्जाम शुरू होने वाला है, यानी कि 17 फरवरी से। ठीक है बच्चों, अगला चैप्टर है हमारा बहादुर। ठीक है,
तो बहादुर चैप्टर से हमारा सबसे पहला प्रश्न यह आता है कि इसके लेखक कौन है भाई। तो बहादुर चैप्टर के लेखक कौन है, तो अमरकांत साहब जो हैं यह क्या है, बहादुर चैप्टर के लेखक हैं। आपको अच्छे से याद रखना है। इनका जन्म कब हुआ था, तो इनका जन्म हुआ था 1 जुलाई सन 1925 ईस्वी में बलिया उत्तर प्रदेश, यानी कि इनका भी जन्म कहाँ हुआ था, बलिया के उत्तर प्रदेश में, उत्तर प्रदेश के बलिया में इनका जन्म हुआ था। कब हुआ था, 1 जुलाई सन 1925 ईस्वी में हुआ था। ठीक है। इनका मृत्यु अगर पूछा जाए तो इनका मृत्यु याद रखना है कि इनका मृत्यु हुआ था 17 फरवरी सन 2014 को। आपको अगर दिक्कत हो रही है इतना फास्ट, तो आप वीडियो को रोक रोक कर भी आप याद कर सकते हैं। ठीक है। इस चैप्टर की क्या है, विधा क्या है, तो यह चैप्टर है बच्चों कहानी है। ठीक है। ये जो चैप्टर है बहादुर, यह क्या है, कहानी है, आपको याद रखना है। ठीक है। अगला चैप्टर है हमारा परंपरा का मूल्यांकन। यह आपको अच्छे से याद रखना है कि परंपरा का मूल्यांकन के लेखक कौन है। तो बच्चों परंपरा के मूल्यांकन के लेखक कौन है, रामविलास शर्मा साहब है। यह अच्छे से याद रखना है कि रामविलास शर्मा साहब कौन है, परंपरा के मूल्यांकन के लेखक हैं। ठीक है। इनका जन्म कब हुआ, तो इनका जन्म हुआ था बच्चों 10 अक्टूबर सन 1912 ईस्वी को उन्नाव के उत्तर प्रदेश, यानी कि उत्तर प्रदेश के उन्नाव में, थोड़ा उल्टा बोला जाता है, इसको इग्नोर करना है कि इनका जन्म कब हुआ था, तो 10 अक्टूबर सन 1912 ईस्वी को उत्तर प्रदेश के उन्नाव में इनका जन्म हुआ था। ठीक है। अच्छे से याद रखना है। इनकी मृत्यु हुआ था 30 मई सन 2000 को दिल्ली में हुआ था। दिल्ली में इनकी निधन हुई थी। कब हुई थी, तो 30 मई सन 2000 को। ये जो चैप्टर है बच्चों, यह क्या है, निबंध है, यानी कि जो परंपरा का मूल्यांकन है जो चैप्टर है, यह क्या है, निबंध है। ठीक है। चलिए अगले चैप्टर की ओर चलते हैं। आपको याद हो रहा होगा अच्छे से। ठीक है। तो चलिए अगले चैप्टर है हमारा कि जीत जीत मैं निरखत हूँ। ठीक है। अगला चैप्टर क्या है, जीत जीत मैं निरखत हूँ। इस चैप्टर के लेखक कौन है, तो पंडित बिरजू महाराज साहब जो हैं इस चैप्टर के लेखक हैं। ठीक है। क्या है, पंडित बिरजू महाराज साहब। ठीक है। तो बच्चों इस चैप्टर का इनका जन्म कब हुआ था, तो 4 फरवरी सन 1928 ईस्वी के में उत्तर प्रदेश के लखनऊ में इनका जन्म हुआ था। कब हुआ था, 4 फरवरी 1938 ईस्वी में, थोड़ा मिस्टेक हुआ है, 4 फरवरी 1938 ईस्वी में इनका जन्म हुआ था। और कहाँ हुआ था, तो उत्तर प्रदेश के लखनऊ में इनका जन्म हुआ था। इनका मृत्यु कब हुआ था, तो बच्चों इनका मृत्यु हुआ था 1992 ईस्वी में। ठीक है। 1992 ईस्वी में इनका निधन हुआ था। ठीक है। बच्चों इस पाठ की विधा क्या है, तो यह पाठ क्या है, साक्षात्कार है। ठीक है। यानी कि अपने बारे में है, साक्षात्कार मतलब अपने बारे में है इस पाठ में। ठीक है। चलिए अगले चैप्टर की ओर चलते हैं। अगला चैप्टर अभिनय। ठीक है। तो बच्चों अभिनय चैप्टर का लेखक का नाम है अशोक वाजपेयी। ठीक है। अशोक वाजपेयी साहब ने इस चैप्टर को लिखा है। और इस चैप्टर के लेखक का जो अशोक वाजपेयी साहब है, इनका जन्म कब हुआ था, तो बच्चों इनका जन्म हुआ था 16 जनवरी सन 1941 ईस्वी में। कहाँ हुआ था, तो दुर्ग छत्तीसगढ़, यानी कि MP में, यानी कि मध्य प्रदेश में इनका जन्म हुआ था। कब हुआ था, 16 जनवरी सन 1941 ईस्वी में हुआ था। ठीक है। बच्चों इनकी मृत्यु की जानकारी नहीं है कि कब हुई थी और कहाँ हुई थी। ठीक है। तो बच्चों इस चैप्टर का विधा क्या, यानी कि इस चैप्टर को क्या है कि ललित रचना है। यह चैप्टर क्या है, ललित रचना है। ठीक है। अगला हमारा चैप्टर है मछली। आपने मछली चैप्टर को बहुत दिल से पढ़ा होगा क्योंकि यह चैप्टर बहुत इंटरेस्टिंग है। तो चलिए इसके लेखक के बारे में जानते हैं। इसके लेखक का नाम है विनोद कुमार शुक्ल। ठीक है। विनोद कुमार शुक्ल कौन है, इस चैप्टर के लेखक हैं। और इनका जन्म कब हुआ था, तो बच्चों इनका जन्म हुआ था 1 जनवरी सन 1937 ईस्वी को छत्तीसगढ़, यानी कि इनका भी जन्म बच्चों मध्य प्रदेश में ही हुआ था। ठीक है। इनका जन्म कब हुआ था, 1 जनवरी 1937 में इनका जन्म हुआ था। और इनके भी मृत्यु की कोई जानकारी नहीं है। और इस चैप्टर की विधा क्या है, तो बच्चों इस चैप्टर की विधा क्या है, कहानी है। ठीक है। बच्चों जिसकी मृत्यु के बारे में यहाँ पर जानकारी नहीं दी गई है, उसकी मृत्यु के बारे में पूछा भी नहीं जाएगा। ठीक है। खास करके यहाँ पर जन्म के बारे में एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है। किसी किसी लेखक की मृत्यु के बारे में पूछ लिया जाता है, लेकिन अधिकांश जगह पर देखा गया है कि अधिकांश जगह पर क्या होता है, जन्म के बारे में पूछा जाता है। ठीक है। इस चैप्टर की विधा क्या है, तो बच्चों कहानी है। और हमारा अगला चैप्टर है बच्चों कि नौबत खाने में इबादत। ठीक है। इस चैप्टर के लेखक कौन है, तो इस चैप्टर के लेखक है यतीन्द्र मिश्र, यानी कि यतीन्द्र मिश्र साहब ने इस चैप्टर को लिखा है। और इनका जन्म कब हुआ था, तो 1977 ईस्वी में अयोध्या उत्तर प्रदेश में हुआ था। ठीक है। उत्तर प्रदेश के अयोध्या में, जहाँ पर भगवान श्री राम का मंदिर है, वहीं पे इनका जन्म हुआ था। कब हुआ था, तो 1977 ईस्वी में हुआ था। ठीक है। इनकी भी मृत्यु की कोई जानकारी नहीं है, कब हुई थी और कहाँ हुई थी। ठीक है। चलिए इनका विधा क्या है इस चैप्टर का, तो यह विधा क्या है बच्चों, व्यक्ति चित्र है। ठीक है। यानी कि किसी व्यक्ति के बारे में बताया गया है इस चैप्टर में। ठीक है। चलिए हमारा 12 नंबर पार्ट है कि शिक्षा और संस्कृति। बच्चों इस चैप्टर के लेखक महात्मा गांधी जी हैं। ठीक है। महात्मा गांधी जी ने इस चैप्टर को लिखा, यानी कि गांधी जी ने इस चैप्टर को लिखा है।
और इस चैप्टर के लेखक जो महात्मा गांधी जी हैं, इनका जन्म कब हुआ था? बच्चे जानते हैं कि 2 अक्टूबर 1869 को इनका पोरबंदर में जन्म हुआ था। ठीक है, 2 अक्टूबर 1869 को इनका पोरबंदर में जन्म हुआ था। ठीक है, तो बच्चों यहाँ से हम महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ यानी कि जो ऑब्जेक्टिव जो प्रश्न हमने आपको कहा था, यहाँ से हम शुरू करते हैं। ठीक है, तो बच्चों हमारा सबसे पहला प्रश्न है, अब आपको एग्जाम भी नज़दीक आ गया आपका, तो यहाँ पर आप खुद से लगाने की कोशिश करेंगे और उसके बाद यहाँ पर आप आंसर देखेंगे। ठीक है, तो चलिए हमारा सबसे पहला चैप्टर है कि भीमराव अम्बेडकर का जन्म कब हुआ था, यानी कि बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का जन्म कब हुआ था। तो बच्चों बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का जन्म कब हुआ था? 14 अप्रैल सन 1891 ईस्वी में इनका जन्म हुआ था। ठीक है, आपने सही कितना किया यह हमें कॉमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। ठीक है, अगला क्या है कि भीमराव अम्बेडकर की मृत्यु कब हुई थी, यानी कि बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की देहांत कब हुई थी, यानी कि मृत्यु कब हुई थी, इनका निधन कब हुआ था? तो इनका निधन हुआ था बच्चों 1 दिसंबर सन 1956 में हुआ था। कब हुआ था? 1 दिसंबर सन 1956 में। और कहाँ हुआ था? तो दिल्ली में हुआ था, हमने पीछे पढ़ा था। ठीक है, आपको याद होना चाहिए। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन को चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है कि नलिन बिलोचन शर्मा का जन्म कब हुआ था। तो बच्चों आपको याद रखना है कि नलिन बिलोचन शर्मा का जन्म कहाँ हुआ था, कब हुआ था? तो 18 फरवरी सन 1916 को हुआ था। यहाँ से हम कोशिश करते हैं कि आपको एक हम ऑप्शन इधर दें और उसके बाद आप इसका आंसर बताएं। ठीक है, बच्चों नलिन बिलोचन शर्मा की मृत्यु कब हुई थी आप बताइए। आपका ऑप्शन ए है 10 अगस्त 1960, आपका ऑप्शन बी है कि 12 सितंबर 1961, आपका ऑप्शन सी है कि 20 जनवरी 1955 और आपका ऑप्शन डी है कि 5 मार्च 1970 ईस्वी को। तो बच्चों इसका आपका आंसर होगा कि 12 सितंबर 1961 को। ठीक है, आप अच्छे से याद कीजिए, आपके पूरे नंबर आएंगे। हिंदी में मेरे भी बहुत अच्छे नंबर आए हैं, मेरे भी 96 नंबर आए हैं हिंदी में, आपके भी आएंगे। आप घबराइए नहीं, अच्छे से सभी क्वेश्चन को डील कीजिए, आपके भी अच्छे नंबर आएंगे। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न को चलते हैं। अगला प्रश्न है कि मैक्स मूलर का जन्म कब हुआ था। तो बच्चों मैक्स मूलर का जन्म कब हुआ था, जो हमें भारत से हम क्या सीखे इस चैप्टर के लेखक है, इनका जन्म हुआ था बच्चों 6 दिसंबर सन 1823 ईस्वी में इनका जन्म हुआ था। मैक्स मूलर साहब का जन्म कब हुआ था? 6 दिसंबर 1823 ईस्वी में इनका जन्म हुआ था। अच्छे से याद रखना है। ठीक है, अगला प्रश्न है कि मैक्स मूलर की मृत्यु कब हुई थी। तो बच्चों आपको याद रखना है कि मैक्स मूलर की मृत्यु कब हुई थी। तो 28 अक्टूबर सन 1900 में इनकी मृत्यु हुई थी। मैक्स मूलर साहब की मृत्यु कब हुई थी? तो 28 अक्टूबर सन 1900 में इनकी मृत्यु हो गई थी। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न को चलते हैं। अगला प्रश्न है हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म कब हुआ था, यानी कि हजारी प्रसाद द्विवेदी साहब जो है इनका जन्म कब हुआ था। तो इनका जन्म हुआ था बच्चों सन 1907 ईस्वी में। कब हुआ था? सन 1907 ईस्वी में। अच्छे से याद रखना है। अगला प्रश्न है कि हजारी प्रसाद द्विवेदी की मृत्यु कब हुई थी। तो बच्चों हजारी प्रसाद द्विवेदी साहब की मृत्यु सन 1979 में हुई थी। कब हुई थी? 1979 में इनकी मृत्यु हो गई थी। ठीक है, अगले प्रश्न को चलते हैं। अगला प्रश्न है गुणाकर मूले का जन्म कब हुआ था। गुणाकर मूले का जन्म कब हुआ था। तो बच्चों गुणाकर मूले साहब का जन्म सन 1935 में हुई थी। ठीक है, कब हुई थी? सन 1935 में गुणाकर मूले साहब की जन्म हुई थी। अगले प्रश्न को चलते हैं। अगला प्रश्न है गुणाकर मूले की मृत्यु कब हुई थी, यानी कि गुणाकर मूले साहब का निधन कब हुआ था। तो इनका निधन बच्चों 2009 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? 2009 ईस्वी में। यहाँ जिस तरह से मैंने आपको ऑब्जेक्टिव करवा रहा है उस समय इस तरह से अगर आप करते हैं तो आपके जो पीछे आपने पढ़ा है उसका रिवीजन हो जाएगा और आपके फिर रिवाइज होने से आपके दिमाग में अच्छे से क्वेश्चन सेट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न को चलते हैं। अगला प्रश्न है कि अमरकांत का जन्म कब हुआ था। तो अमरकांत साहब का जन्म बच्चों 1 जुलाई सन 1925 ईस्वी को हुई थी। ठीक है, 1 जुलाई सन 1925 ईस्वी में हुई थी अमरकांत साहब की जन्म। ठीक है, अगला प्रश्न है कि रामविलास शर्मा का जन्म कब हुआ था। रामविलास शर्मा साहब का जन्म बच्चों 10 अक्टूबर सन 1912 ईस्वी को हुई थी। कब हुई थी? 10 अक्टूबर सन 1912 ईस्वी को रामविलास शर्मा जी की क्या हुई थी? जन्म हुई थी। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न को चलते हैं। रामविलास शर्मा की मृत्यु कब हुई थी, यानी कि रामविलास शर्मा जी की मृत्यु कब हुई थी। तो इनकी मृत्यु हुई थी बच्चों 30 मई सन 2000 ईस्वी को इनकी मृत्यु हुई थी। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न को चलते हैं। अगला प्रश्न है बिरजू महाराज का जन्म कब हुआ था। तो
बच्चों बिरजू महाराज का जन्म 4 फरवरी 1938 ईस्वी को हुआ था। ठीक है, 4 फरवरी 1938 ईस्वी में बिरजू महाराज का जन्म हुआ था। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न को चलते हैं। अगला प्रश्न है कि अशोक वाजपेयी का जन्म कब हुआ था। अशोक वाजपेयी साहब का जन्म बच्चों कब हुआ था? तो अशोक वाजपेयी साहब का जन्म 16 जनवरी सन 1941 ईस्वी को हुई थी। ठीक है, 16 जनवरी सन 1941 ईस्वी में अशोक वाजपेयी साहब की जन्म हुई थी। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न को चलते हैं। विनोद कुमार शुक्ल का जन्म कब हुआ था? तो बच्चों विनोद कुमार शुक्ल का जन्म कब हुआ था? तो 1 जनवरी सन 1937 ईस्वी में विनोद कुमार शुक्ल साहब का जन्म हुआ था। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न को चलते हैं। अगला प्रश्न है यतीन्द्र मिश्र का जन्म कब हुआ था? यानी कि जो यतीन्द्र मिश्र जी हैं उनका जन्म कब हुआ था? तो इनका जन्म बच्चों 1977 यानी कि 1977 ईस्वी में यतीन्द्र मिश्र साहब का जन्म हुआ था। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न को चलते हैं। अगला प्रश्न है कि महात्मा गांधी का जन्म कब हुआ था? तो इनका जन्म बच्चों बच्चे जानते हैं कि इनका जन्म कब हुआ था। 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी में महात्मा गांधी जी का जन्म हुआ था। ठीक है, अगले प्रश्न को चलते हैं। अगला प्रश्न है महात्मा गांधी की मृत्यु कब हुई थी? तो बच्चों महात्मा गांधी की मृत्यु कब हुई थी? तो 30 जनवरी 1948 को इनकी मृत्यु हो गई थी। बच्चों इनकी गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। ठीक है, नाथूराम गोडसे के द्वारा। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न को चलते हैं। अगला प्रश्न है गुरु नानक का जन्म कब हुआ था? जो गुरु नानक देव हैं उनका जन्म कब हुआ था? तो बच्चों इनका जन्म कब हुआ था कि 1469 में, यानी कि 1469 में गुरु नानक देव की जन्म हुई थी। ठीक है, अगले प्रश्न को चलते हैं। अगला प्रश्न है गुरु नानक देव की मृत्यु कब हुई थी? गुरु नानक की मृत्यु कब हुई थी? तो बच्चों 1539 ईस्वी में इनकी मृत्यु हो गई थी। इन सही प्रश्नों को बच्चों आप अच्छे से याद कर लीजिए। आपके जन्म वाले या मृत्यु वाले आपके एक भी प्रश्न एग्जाम में नहीं छूटेंगे, इसकी मैं गारंटी देता हूँ अगर आप इन प्रश्नों को अच्छे से याद कर लेते हैं तो। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न को चलते हैं। अगला प्रश्न है घनानंद का जन्म कब हुआ था? तो बच्चों घनानंद साहब का जन्म कब हुआ था? 1689 में घनानंद साहब का जन्म हुआ था। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न को चलते हैं। अगला प्रश्न है घनानंद की मृत्यु कब हुई थी? बच्चों ये सभी काव्य खंड के प्रश्न हैं। ठीक है, घनानंद वाले जो हैं या जो अभी आपने पढ़ा गुरु नानक जी के बारे में, ये सभी काव्य खंड में। अभी आपको ऊपर मैंने आपके गद्य खंड पढ़ाए थे, यहाँ पर हमने काव्य खंड के भी ऑब्जेक्टिव लगा लिए हैं जिससे आपको काव्य खंड भी क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, तो घनानंद की मृत्यु कब हुई थी बच्चों? तो 1739 ईस्वी में घनानंद साहब की मृत्यु हुई थी। ठीक है, 1739 ईस्वी में। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न को चलते हैं। अगला प्रश्न है प्रेम घन का जन्म कब हुआ था? एक के ऊपर थे घनानंद और यहाँ है कौन? प्रेम घन। ठीक है, तो इसमें कन्फ्यूजन नहीं करना है कि प्रेम घन का जन्म कब हुआ था। तो बच्चों इनका जन्म हुआ था 1855 ईस्वी में प्रेम घन साहब का जन्म हुआ था। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न को चलते हैं। अगला प्रश्न है कि प्रेम घन की मृत्यु कब हुई थी? ठीक है, तो बच्चों प्रेम घन की मृत्यु कब हुई थी? तो इनकी मृत्यु बच्चों सन 1922 ईस्वी में हुई थी। प्रेमघन साहब की मृत्यु बच्चों सन 1922 ईस्वी में हुई थी। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न को चलते हैं। अगला प्रश्न है सुमित्रा नंदन पंत का जन्म कब हुआ था? तो बच्चों सुमित्रा नंदन पंत साहब का जन्म सन 1900 ईस्वी में हुआ था। इनका जन्म हुआ था बच्चों कब? सन 1900 में इनका जन्म हुआ था। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न को चलते हैं। अगला प्रश्न है सुमित्रा नंदन पंत की मृत्यु कब हुई थी? तो बच्चों सुमित्रा नंदन पंत की मृत्यु कब हुई थी? 29 दिसंबर सन 1977 ईस्वी में इनकी मृत्यु हो गई थी। सुमित्रा नंदन पंत की मृत्यु 29 दिसंबर सन 1977 ईस्वी में इनकी मृत्यु हो गई थी। अच्छे से याद रखना है इन सभी प्रश्नों को, बहुत महत्वपूर्ण है बच्चों, क्योंकि हर साल या डेट वाले यानी कि जन्म मृत्यु वाले प्रश्न 1-2 जरूर पूछे जाते हैं। यहाँ से आपके कम से कम 2 नंबर तो फिक्स हैं। ठीक है, रामधारी सिंह दिनकर का जन्म कब हुआ था? तो बच्चों रामधारी सिंह दिनकर जी का जन्म 23 सितंबर सन 1908 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? 23 सितंबर सन 1908 ईस्वी में हुआ था रामधारी सिंह दिनकर जी का जन्म। ठीक है, अगला प्रश्न है कि रामधारी सिंह दिनकर की मृत्यु कब हुई थी? यानी कि रामधारी सिंह दिनकर जी की मृत्यु कब हुई थी? तो इनकी मृत्यु बच्चों 24 अप्रैल सन 1974 ईस्वी में हुई थी। यानी कि इनका जो मृत्यु हुआ था 24 अप्रैल सन 1977 ईस्वी को इनका मृत्यु हो गया था। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न को चलते हैं। अगला प्रश्न है कि अज्ञेय का जन्म कब हुआ था? यह भी एक लेखक है बच्चों। इनका जन्म कब हुआ था? तो इनका जन्म हुआ था 7 मार्च सन 1911 ईस्वी में अज्ञेय साहब का जन्म हुआ था। 7 मार्च 1911 ईस्वी में इनका जन्म हुआ था। ठीक है, अगला हमारा है कि अज्ञेय की मृत्यु कब हुई थी? यानी कि इनका मृत्यु कब हुआ था? बच्चों अज्ञेय साहब का मृत्यु कब हुआ था? तो इनका मृत्यु हुआ था
4 अप्रैल सन 1987 ईस्वी में, यानी कि 1987 में इनका मृत्यु हो गया था 4 अप्रैल को। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न को चलते। अगला प्रश्न है कुंवर नारायण का जन्म कब हुआ था? तो बच्चों कुंवर नारायण साहब का जन्म 19 सितंबर सन 1927 ईस्वी में कुंवर नारायण साहब का जन्म हुआ था। कब हुआ था? 19 सितंबर सन 1927 ईस्वी में कुंवर नारायण साहब का जन्म हुआ था। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है कि बीरेन डंगवाल का जन्म कब हुआ था? तो बच्चों बीरेन डंगवाल साहब का जन्म 5 अगस्त सन 1947 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, 5 अगस्त सन 1947 ईस्वी में बीरेन डंगवाल साहब का जन्म हुआ था। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न को चलते हैं। अगला प्रश्न है कि अनामिका का जन्म कब हुआ था? यानी कि जो राइटर अनामिका हैं उनका जन्म कब हुआ था? तो राइटर अनामिका साहब का जन्म कब हुआ था कि 17 अगस्त सन 1961 ईस्वी में अनामिका जी का जन्म हुआ था। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न को चलते हैं। अगला प्रश्न है जीवनानंद दास का जन्म कब हुआ था? तो बच्चों जीवनानंद दास साहब का जन्म सन 1899 ईस्वी में, यानी कि 1899 ईस्वी में जीवनानंद दास साहब का जन्म हुआ था। ठीक है, अगले प्रश्न को चलते हैं। अगला प्रश्न है कि जीवनानंद दास की मृत्यु कब हुई थी? तो बच्चों जीवनानंद दास साहब की मृत्यु कब हुई थी? तो इनका मृत्यु हुआ था बच्चों सन 1954 ईस्वी में जीवनानंद दास साहब का मृत्यु हुआ था। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न को चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है कि रेनर मारिया रिल्के का जन्म कब हुआ था? तो बच्चों रेनर मारिया रिल्के साहब का जन्म 4 दिसंबर सन 1875 ईस्वी में हुआ था। ये आपको अच्छे से याद रखना है बच्चों। हमने आपको इतना प्रश्न कवर करवा दिया है कि आपको जन्म मृत्यु वाले एक भी प्रश्न नहीं छूटेंगे। ठीक है, अगला हमारा प्रश्न है कि रेनर मारिया रिल्के की मृत्यु कब हुई थी? तो बच्चों इनकी मृत्यु कब हुई थी? तो इनकी मृत्यु हुई थी 29 दिसंबर सन 1926 ईस्वी में। बच्चों प्रीवियस ईयर की बुक्स देखकर यह समझ में आता है कि इस बार समाज से ही प्रश्न पूछे जाने की सबसे अधिक संभावना है। ठीक है, तो बच्चों समाज से हमारा प्रश्न पूछा जाएगा कि समाज किसे कहते हैं। बच्चों इसका हम परिभाषा लिख सकते हैं कि 2 या 2 से अधिक पदों के मेल से बने पद को क्या कहते हैं? समास कहते हैं। यानी कि 2 या 2 से अधिक जो पद मिलते हैं तो उससे क्या किसका निर्माण होता है? तो समास का निर्माण होता है। बच्चों समास में कई पदों का मेल होता है, यानी कि 2 पद और उससे ज़्यादा पदों का भी मेल हो सकता है। ठीक है, हमारा अगला पॉइंट है कि समास में कई पद मिलकर एक पद बन जाते हैं। ठीक है, यानी कि कई पद जब मिलते हैं तो क्या होते हैं? उससे एक पद का निर्माण होता है समास में। ठीक है, अब हम यहाँ पर समास के भेद के बारे में हम चर्चा करते हैं कि समास के भेद कितने हैं और कौन कौन से हैं। ठीक है, तो बच्चों समास के मुख्य 6 भेद होते हैं। कितने हैं? समास के मुख्य 6 भेद होते हैं। और सबसे पहले भेद क्या है? अव्ययी भाव समास, दूसरा है तत्पुरुष समास, तीसरा है कर्मधारय समास, चौथा है द्वंद्व समास, पांचवा है द्विगु समास और छठा है बहुब्रीहि समास। इन सभी भेदों को आपको अच्छे से याद कर लेना है क्योंकि यहीं से क्वेश्चन आने की सबसे अधिक इस बार संभावना है। मैंने आपको बता दिया है। ठीक है, आपका इसका सबसे पहला पॉइंट क्या है? अव्ययी भाव समास। ठीक है, अव्ययी भाव समास का यहाँ पर डिफिनीशन दिया गया है कि इसमें पहला पद अव्यय होता है। ठीक है, अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है कि क्या होता है अव्यय, क्या होता है प्रत्यय, क्या होता है उपसर्ग, तो आप सिर्फ इन्हें याद कर लीजिए कि आपको जहाँ पर ये सिर्फ आप डिफिनीशन अच्छे से याद कर लीजिए। ठीक है, तो इनमें सबसे पहला पद क्या होता है? अव्यय होता है। इसका समस्त पद क्रिया विशेषण अव्यय होता है। ठीक है, इसका समस्त पद क्या होता है? क्रिया विशेषण अव्यय होता है। ठीक है, इसका उदाहरण हम दे सकते हैं प्रतिदिन, प्रतिमास, यथासंभव, बेकाम, यथाशक्ति इत्यादि। ठीक है, यानी कि आप यथा वाला और प्रति वाला आप एग्जाम्पल आपको याद रहेगा, आप दे सकते हैं एग्जाम में। ठीक है, अगला पॉइंट है कि तत्पुरुष समास। ठीक है, तत्पुरुष समास के यहाँ पर डिफिनीशन है कि इसमें पहला पद प्रायः संज्ञा या विशेषण होता है और दूसरा पद क्या होता है? संज्ञा होता है। यानी कि पहला पद संज्ञा भी हो सकता है या विशेषण भी हो सकता है, लेकिन दूसरा पद क्या होता है? संज्ञा होता है और दूसरा पद इसमें प्रधान होता है। ठीक है, दूसरा पद ही इसमें प्रधान होता है जो संज्ञा होता है। ठीक है, चलिए इसका उदाहरण पढ़ लेते हैं। इसका उदाहरण है बच्चों देशभक्ति। ठीक है, तो देशभक्ति को अगर हम तोड़ेंगे तो क्या होगा? देश के भक्ति। ठीक है, रसोई घर यानी कि रसोई के लिए घर, चिड़िया मार यानी कि चिड़िया को मारने वाले। ठीक है, ये आपको उदाहरण में याद रखना है। ठीक है, अगला है हमारा कर्मधारय समास। ठीक है, तो कर्मधारय समास के बारे में पढ़ते हैं कि कर्ता यानी कि कर्ता तत्पुरुष को ही कर्मधारय समास कहते हैं। ठीक है, जो कर्ता तत्पुरुष होता है उसी को क्या कहते हैं? कर्मधारय समास कहते हैं। इन सभी को आप अच्छे से याद कर लीजिए क्योंकि इस पर यहीं से क्वेश्चन बनने वाले हैं। ठीक है, उदाहरण इसका हम दे सकते हैं नव युवक, यानी कि नव है जो युवक, मतलब जो युवक नया है उसको हम नव युवक बोलते हैं। ठीक है, पीताम्बर, परमेश्वर, नीलकमल, महात्मा इत्यादि। ठीक है, ये सभी इसके उदाहरण हो गए। ठीक है, अगला हमारा द्वंद्व समास। ठीक है, द्वंद्व समास से हम पढ़ रहे हैं
कि किसके सभी यानी कि जिसके सभी पद प्रधान होते हैं और योजक अव्यय लोप हो जाता है, इसे क्या कहते हैं? द्वंद्व समास कहते हैं। यानी कि जिसके सभी पद प्रधान होते हैं और योजक अवयव लोप हो जाता है, इसे क्या बोलते हैं? द्वंद्व समास कहते हैं। इसका उदाहरण हम दे सकते हैं, हाथ पाँव, माता पिता, पिता पुत्र, दाल रोटी, ये सभी इसके उदाहरण हो जाएंगे। ठीक है, समझ में आ रहा है? अगर समझ में किसी बच्चों को, अगर कोई बच्चे कमज़ोर है, उनको अगर समझ में नहीं भी आ रहा है तो आप सिर्फ इन प्रश्नों को रट लीजिए, क्योंकि यह आने की 100% गारंटी है। ठीक है, अगला क्या है? द्विगु समास। ठीक है बच्चों, तो द्विगु समास से हमारा सबसे इसका डिफिनीशन पूछा जा सकता है कि तो द्विगु समास का डिफिनीशन क्या होगा? यह तत्पुरुष के कर्मधारय भेद का ही समास है। ठीक है, तत्पुरुष का जो कर्मधारय भेद होता है, इसी के यह क्या है? समास है। ठीक है, इसका उदाहरण क्या होगा? इसका उदाहरण होगा बच्चों त्रिलोकी, पंचवटी, दोपहर, यानी कि इसमें नंबर आता है। ठीक है, त्रि मतलब 3, पंच मतलब 5, दोपहर यानी कि 2, ठीक है, चौराहा मतलब इसमें 4 आ गया। ठीक है, तो ये सब नंबर है जो इसमें आता है, इसलिए इसको द्विगु समास कहा जाता है। तो इसको हम डिफिनीशन लिख देंगे कि यह तत्पुरुष के कर्मधारय भेद का ही समास है। ठीक है, अगला क्या है? बहुव्रीहि समास। ठीक है, तो बहुव्रीहि समास का यहाँ डिफिनीशन है कि इसमें कोई भी पद प्रधान नहीं होता, यानी कि बहुव्रीहि जो समास होता है इसमें कोई भी पद प्रधान नहीं होता है। इसका समस्त पद किसी अन्य पद का विशेषण होता है, यानी कि इसका जो समस्त पद जो होता है वो किसी और पद का, यानी कि जैसे चंद्रशेखर, यानी कि जिसके सिर पे चंद्र हो। ठीक है, तो किनके सिर पे चंद्र है? तो शंकर को, तो इनका चंद्रशेखर क्या होगा? शंकर होगा। चतुर्नानन, यानी कि जिसके 4 आनन हो। तो बच्चों इस तरह से इसका है। बीना पानी मतलब जिसके हाथ में वीणा हो। नीलकंठ मतलब जिसका कंठ नीला हो। तो यह सभी इसके उदाहरण हो जाएंगे। ठीक है, अब है यहाँ किसी बच्चों की प्रदूषण पर आपके निबंध, इस पर पूछे जाने की सबसे अधिक संभावना है। बच्चों यहाँ पर मैं वैसे ही प्रश्नों को लेकर आया हूँ जो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर कोई भी क्वेश्चन मैंने फालतू नहीं करवाए हैं जो आपके लिए महत्वपूर्ण नहीं हो। ठीक है, तो प्रदूषण से आपके प्रश्न आने की संभावना है। वो जो प्रदूषण का अर्थ पहले हम लिखेंगे, इसी तरह से जब आप लिखेंगे तो आपका अच्छे नंबर मिल जाएंगे। ठीक है, तो वो जो प्रदूषण का अर्थ हम लिखेंगे कि प्रदूषण का सामान्य अर्थ होता है प्राकृतिक संतुलन में दोष पैदा होना, शुद्ध वायु न मिलना। ठीक है, आप समझ रहे हैं कि जब प्रकृति में जब कोई भी चीज़ असंतुलन हो जाता है तो वह प्रदूषण का कारण बन जाता है। ठीक है, शुद्ध जल न मिलना, शुद्ध खाद न मिलना, यानी कि शुद्ध भोजन न मिलना और शांति वातावरण न मिलना। ठीक है, यानी कि जब किसी व्यक्ति को शांति वातावरण भी नहीं मिले तो वह क्या है? प्रदूषण का ही एक कारण है। ठीक है, प्रदूषण कई प्रकार के होते हैं, यानी कि प्रदूषण के कई प्रकार होते हैं। तो बच्चों प्रदूषण कितने प्रकार के होते हैं? तो बच्चों यहाँ मेनली कौन कौन से? वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण और बहुत सारे हैं, इसलिए हम यहाँ पे इत्यादि लिख दिए। ठीक है, हम यहाँ पे वायु प्रदूषण के बारे में चर्चा करते हैं। बच्चों वायु प्रदूषण क्या है कि महानगरों में यह प्रदूषण अधिक फैला हुआ है। ठीक है, यानी कि जो महानगर है, यानी कि जो बड़े बड़े शहर है, वहाँ पर यह प्रदूषण सबसे अधिक फैला हुआ है। वहाँ 24 घंटे कल कारखाने का धुआं, मोटर वाहनों का काला धुआं इस तरह फैल गया है कि स्वस्थ वायु में सांस लेना दुर्लभ हो गया है, यानी कि वहाँ पर सांस लेने की भी कमी हो गई है। जैसे कि आपने दिल्ली में सुना होगा कि लोग ऑक्सीजन भी खरीद कर यूज करते थे बीच में। ठीक है, तो इसी तरह से व्यवस्थाएं बिगड़ने से हो जाती है। यह समस्या वहाँ अधिक होती है जहाँ सघन आबादी होती है और वृक्षों का अभाव होता है, यानी कि दिल्ली बड़े शहर है, यहाँ पर ज़्यादा फैक्ट्री है, यहाँ ज़्यादा लोग काम की तलाश में गए हुए हैं, लेकिन यहाँ पर पेड़ पौधे ज़्यादा नहीं है क्योंकि यहाँ फैक्ट्री ज़्यादा बन गई है, इसीलिए वहाँ पे प्रदूषण ज़्यादा हो जाती है। ठीक है, तो बच्चों हमारा अगला क्या है? जल प्रदूषण। जल प्रदूषण के बारे में पढ़ते हैं कि जल प्रदूषण क्या होता है कि कल कारखानों का दूषित जल नदी नालों में मिलकर भयंकर जल प्रदूषण पैदा करते हैं, यानी कि जो फैक्ट्री का जो काला पानी होता है वो सब क्या होता है कि नदियों में आता है या बड़े बड़े समुद्र में जाता है या तालाब में गिरता है, तो उससे क्या होता है? जल प्रदूषण, यानी कि वहाँ साफ पानी भी क्या हो जाता है? गंदा हो जाता है। बाढ़ के समय में तो कारखानों का दुर्गंधित जल सब नदियों नालियों में मिल जाता है, यानी कि जब बाढ़ आता है तो क्या होता है? आपने देखा होगा कि बड़े बड़े जो कारखाने होते हैं उसकी नालियाँ जो होती है बड़े बड़े नदियों से मिल जाती है, जिससे क्या होता है? अनेक बीमारियाँ भी पैदा होती है। ठीक है, इससे बहुत सारी जैसे कि बीमारियाँ होती है जो बैक्टीरिया से उत्पन्न होती है, वो सभी बीमारियाँ यहाँ पर उत्पन्न हो जाती है गंदे पानियों की वजह से। ठीक है, अब क्या है? ध्वनि प्रदूषण। ध्वनि प्रदूषण क्या होता है कि मनुष्य को रहने के लिए शांत वातावरण चाहिए, यानी कि मनुष्य एक ऐसा जीव है जो शांत वातावरण पसंद करता है, परंतु आजकल कल कारखानों, शोर, यातायात का शोर, यानी कि फैक्ट्रियों में जो मशीन बड़ी बड़ी चलती है वहाँ पर बहुत ज़्यादा शोर होता है। फिर यातायात का शोर, यानी कि आपने अगर आपका घर रोड साइड में है तो आपके बहुत सारे गाड़ियों का हॉर्न का आवाज़ आपको बहुत सारा झकझोर कर रख देगा। ठीक है, मोटर गाड़ियों का
का शोर यानी कि वाहनों का शोर, ठीक है। लाउड स्पीकर यानी कि किसी का शादी ब्याह या कोई बहुत बड़ा कार्यक्रम होता है, वहाँ पर बड़े बड़े स्पीकर, बड़े बड़े हॉर्न लगे होते हैं, उस कारण भी बहुत शोर होता है, ठीक है, जिससे बहरेपन और तनाव का जन्म देता है, ठीक है। जिससे लोग क्या हो जाते हैं, बहरे भी हो जाते हैं और लोगों को हमेशा तनाव यानी कि टेंशन बना रहता है कि कुछ हो या ना हो। लोग सोचते हैं कि हम शांति वातावरण में जीवन जिए, ठीक है। अगला क्या है कि प्रदूषण के दुष्परिणाम क्या है, यानी कि प्रदूषण से क्या क्या हानियां हैं, तो बच्चों पढ़ना है कि प्रदूषण के कारण मानव के स्वस्थ जीवन में को खतरा पैदा हो गया, यानी कि मानव का जो जीवन हुआ खतरनाक हो गया है प्रदूषण के कारण। खुजली हवा में सांस लेने वाले आदमी को खुली हवा में सांस लेने के लिए आदमी तरस रहा है, यानी कि प्रदूषण के कारण लोग खुली हवा में सांस लेने के लिए तरस जाते हैं। जब आप शहर में जाएंगे तो बच्चों वहाँ पर इतना ज़्यादा धूल कण होता है कि लोग सोचते हैं कि यहाँ पर काश कोई पेड़ होता, ठीक है, तो इसके लिए लोग तरस जाते हैं। गंदे जल के कारण कई बीमारियाँ फसलें में चली जाती है, यानी कि जो अगर जल अगर गंदा है, अगर वही जल अगर खेतों में अगर प्रवाहित की जाए तो क्या होती है कि खेत में भी कई तरह की बीमारियां उत्पन्न हो जाती है, जिससे फसल खराब हो जाती है, ठीक है, और मनुष्य के शरीर में पहुंच के घातक बीमारी पैदा करती है। यानी कि जब फसल खराब होंगे और उसी फसल को जब इंसान खाएगा तो क्या होगा, इंसान भी बीमार हो जाएगा, ठीक है। प्रदूषण के कारण ही समय पर वर्षा नहीं होती, यानी कि जो ग्लोबल वार्मिंग यानी कि प्रदूषण के कारण ही वातावरण इतना गर्म हो गया है कि समय समय पर वर्षा भी नहीं होती है, ठीक है, और ना ही सर्दी गर्मी का कोई चक्र ठीक रहता है, यानी कि गर्मी कुछ ज़्यादा दिन तक ही रह जाता है या सर्दी भी कुछ ज़्यादा दिन तक ही रह जाता है। यह सब किसके कारण होता है, प्रदूषण के कारण ही होता है, यानी कि वातावरण बहुत अशुद्ध हो चुका है, ठीक है। सूखा, बाढ़ इत्यादि सब प्रदूषण के कारण, यानी कि जब सुखाड़ पड़ जाता है यह भी प्रदूषण के कारण ही होता है। बाढ़ आ जाता है, बहुत ज़्यादा पानी आ जाता है, यह भी किसके कारण, प्रदूषण के कारण ही होता है। यानी कि जो जितना भी जो आप देखते हैं कि जो अनवांटेड चीज़ें जो हो रही है वो सभी किसी कारण हो रही है, तो प्रदूषण के कारण हो रही है, ठीक है। बच्चों प्रदूषण के अब कारण क्या क्या हो सकते हैं, तो बच्चों प्रदूषण के कारण प्रदूषण को बढ़ाने की में कल कारखाने यानी कि फैक्ट्री का सबसे ज़्यादा योगदान है। उसके बाद वैज्ञानिक साधनों का अधिक उपयोग, यानी कि जो वैज्ञानिक साधन यानी कि कार है, मोटरसाइकिल है या कोई बड़ी बड़ी जो मशीनें हैं उनका सबसे ज़्यादा जो प्रयोग होता है, इसके कारण क्या होता है, प्रदूषण अधिक बढ़ता है। फिर फ्रिज, कूलर, ये सभी जो ऊर्जा के संसाधन ये सभी भी क्या है, इन सभी से भी प्रदूषण यानी कि CFC गैस निकलता है जो कि बहुत घातक होता है, ठीक है, तो यह भी प्रदूषण का ही कारण है। बच्चों वृक्षों को अधिक संख्या में काटने से मौसम विभाग में परिवर्तन आ गया है, ठीक है, मौसम विभाग में परिवर्तन आ गया, यानी कि वृक्ष की लोग वृक्ष को रोपते नहीं, यानी कि कोई किसी को घर बनाना है तो वह वृक्ष को काट कर ही लकड़ियाँ का संसाधन उपयोग करता है और वृक्ष से ही उसी जगह काट कर वहीं पे घर बना लेता है। इसलिए क्या होता है कि वृक्ष का बहुत अभाव होते जा रहा है, धीरे धीरे बहुत वृक्ष कट रहे हैं, ठीक है। क्या हो गया कि वृक्ष के कारण क्या होता है कि वृक्ष के न होने से क्या होता है, प्रदूषण बढ़ता है। घनी आबादी वाले क्षेत्रों में हरियाली न होने से प्रदूषण बढ़ता है, यानी कि किसी जगह पर बहुत लोग रहते हैं लेकिन वहाँ पर पेड़ पौधे नहीं है, उस कारण क्या होता है कि लोगों में इस तरह से मौसम गर्म हो जाता है, वहाँ का के लोग पूरा एरिया प्रदूषित हो जाता है, ठीक है। हमारा अगला क्या है कि प्रदूषण का हम निवारण अब कैसे करेंगे, ठीक है। तो बच्चों प्रदूषण के निवारण के लिए ज़्यादा कुछ नहीं, बस क्या करना है कि विभिन्न प्रकार के प्रदूषण से बचने वाले सबसे पहले हमें वृक्ष को ज़्यादा संख्या में लगानी चाहिए, यानी कि सबसे ज़्यादा हम वृक्ष लगाएंगे, ठीक है। वृक्ष अगर लगाएंगे तो प्रदूषण नियंत्रित रहेगा, ठीक है, ताकि हरियाली की मात्रा अधिक हो, यानी कि जितना ज़्यादा हरियाली रहेगा वहाँ उतना कम प्रदूषण रहेगा, ठीक है। सड़कों के किनारे घने वृक्ष हो, क्योंकि सड़क पर वाहन चलते हैं और वाहन से क्या होता है कि बहुत जहरीली गैसें निकलती हैं, और जब उसके आसपास जब पेड़ पौधे रहेंगे तो वो क्या करेंगे कि उन गैसों को अवशोषित कर लेंगे, ठीक है। कल कारखानों को आबादी से दूर रखना चाहिए, यानी कि फैक्ट्री जो इंडस्ट्रियल जो एरिया होती है उन्हें शहर से दूर रखेंगे, यानी कि किसी ऐसी जगह पर रखेंगे जहाँ किसी घनी बस्ती नहीं हो, और उनसे निकलने वाली प्रदूषित जल को नष्ट करने के उपाय सोचने चाहिए, यानी कि जो उनसे जल जो निकलती है, प्रदूषित जल निकलती है, उन्हें नदी नालों में उन्हें नदी में ना बहाकर, उन्हें बड़े बड़े समुद्रों में ना बहाकर उन्हें हम नष्ट करने की, यानी कि उसके प्रदूषण को कम करने की हम उसकी कोई उपाय निकालेंगे, ठीक है। तो इन सभी से क्या होगा कि हम प्रदूषण से बच सकते हैं, ठीक है।
बच्चों वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में बताना बिल्कुल भी ना भूले। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बच्चों अगर आपको हमारे इस वीडियो को अभी तक नहीं देखा है तो हमारे इस वीडियो को भी जाकर देखिए, क्योंकि इस वीडियो में हमने बताया है कि एक्स्ट्रा पेज मिलता है क्या और कितना देर पहले पहुँचना है और क्या क्या लेकर जाना है और लॉन्ग पहले बना सकते हैं क्या, इन सही विषयों पर मैंने इस वीडियो में डीपली चर्चा की है। तो जरूर इस वीडियो को चेकआउट करें। वीडियो में पूरा बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।